में भ्रष्टाचार बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय में काम कर रहे एक उप सचिव और 2 सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया। उपराज्यपाल के इस कदम पर दिल्ली में सियासत सरगर्म है। उधर बीजेपी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान छिड़ा हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि अस्पताल के नाम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना काल में बनाए गए 7 अस्थायी अस्पतालों में से एक किराड़ी में मौजूद अस्पताल का दौरा किया। सांसद मनोज तिवारी तो लंबे समय से आक्रामक हैं। उन्होंने तो आरोप लगा दिया कि अस्पताल तो दूर, वहां पर एक ईंट तक नहीं लगाई गई है। जहां 458 बेड का हॉस्पिटल 2020 में ही बन जाने का पीडब्ल्यूडी के वेबसाइट पे जानकारी दी गई है, उस जगह पे न तो 2020 में कोई परमानेंट हॉस्पिटल बना है और न तो 2021 के टेम्पररी हॉस्पिटल बने हैं। जमीन डीडीए ने मात्र 49 रुपए में दिया है दिल्ली सरकार को, जिसकी कीमत लगभग 450 करोड़ रुपए की होगी। इसलिए मनीष सिसोदिया जी का यह कहना तो कहीं से ठहरता ही नहीं है कि हम अस्पताल बनाने में बाधा डालते हैं। 10 फरवरी 2021 को जमीन का अलॉटमेंट हुआ, डीडीए से लिया हम लोगों ने ताकि अस्पताल बना सके। और 23 मार्च को, ये देखिए 22 मार्च 2021 को जमीन का पोजेशन हुआ है। 2021 पिछले साल जमीन का पोजेशन हुआ है डीडीए से। और मनोज तिवारी कहते हैं कि जून 2020 में हॉस्पिटल बनके तैयार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। 1256 करोड़ रुपए के लागत से 7 अस्पतालों का काम हो रहा है। 6 हॉस्पिटल का काम 70% पूरा हो चुका है। किराड़ी में काम डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि ये चारों तरफ पानी भरा हुआ है, जमीन में पानी है। राफ्ट फाउंडेशन जो है सफल नहीं हुआ। यहाँ पर पाइल फॉर्मेशन से काम होगा। पाइल फॉर्मेशन से ही इस पे हॉस्पिटल की नींव रखी जा सकती है। तो अस्थायी अस्पतालों का जिक्र हो रहा है। वैसे 1216 करोड़ रुपए का एक आप ये देखिए कि एस्टीमेट बनाया जाता है, फिर वो 1256 करोड़ रुपए हो जाता है। कहाँ है अस्पताल, कागजों में या वाकई मल्टी स्टोरी करप्शन जिसका बार बार बीजेपी जिक्र करती है। दूसरी तरफ क्या हुआ जिसकी चर्चा रही, दिल्ली सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी और 2 एसडीएम को एलजी विनय कुमार सक्सेना ने भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से सस्पेंड किया। इस मामले पर भी अब सियासत शुरू हो गई है। पहले एक एसडीएम अजीत ठाकुर सस्पेंड हुए और उसके बाद अभी 3 एसडीएम और सस्पेंड हुए हैं। और मेरी जानकारी है कि जितनी बड़ी गड़बड़ी उसमें हुई है और भी कुछ एडीएम्स और डीएम्स लेवल के लोग उसके अंदर सस्पेंड होंगे और उसके अंदर कार्रवाई हो रही है। एक अच्छी बात है। बेसिकली उनको जो सस्पेंड किया गया है जिन अफसरों को, उनको एसडीएम अलीपुर की हैसियत से और एसडीएम अलीपुर के चार्ज में गलत ऑर्डर्स करके सरकारी ज़मीन दूसरों के नाम करने के एलिगेशन में उनको सस्पेंड किया गया। दिल्ली सरकार जो है 100% भ्रष्टाचार का अड्डा है। खुद मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, इसके सारे मंत्री भ्रष्ट हैं, इसके जो सांसद हैं, जो इसके एमएलएज हैं, सब पूरे तरीके से बलात्कारी हैं, अपराधी हैं, भ्रष्ट हैं। और अधिकारियों को भी इन्होंने भ्रष्ट बना दिया, अधिकारियों को मजबूर कर दिया भ्रष्टाचार के लिए। तो दिल्ली में आप सिर्फ एक ही शब्द सुन रहे हैं, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। अब सवाल यह है कि जो सरकार इसे खत्म करने के नाम पर आई थी, एक बड़ा आंदोलन हुआ उसके बाद जब आई थी, फिर क्या वजह है कि भ्रष्टाचार, क्या दिल्ली में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बन गया है? दिल्ली में भ्रष्टाचार पर सियासत क्यों हो रही है? भ्रष्टाचार पर आप बनाम बीजेपी क्यों? ये सवाल हम आपके सामने लेकर आए हैं। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली की सरकार का जब हम जिक्र करते हैं तो भ्रष्टाचार, देखिए अस्थायी अस्पतालों का जिक्र तो हो ही रहा है, हॉस्पिटल स्कैम, सत्येंद्र जैन का प्रकरण, ईडी प्रकरण, उसके बाद फरिश्ते घोटाला, एक आरटीआई लगाई जाती है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री हारून यूसुफ का भी हम जिक्र कर देते हैं। वो 8,532 करोड़ रुपए की सब्सिडी यानी कि बिजली घोटाले का जिक्र करते हैं। शिक्षा घोटाला 2,000 करोड़ रुपए का आरोप मुख्यमंत्री पर। कपिल मिश्रा कभी सरकार में रहे लेकिन आरोप लगा देते हैं घूसखोरी का, 2 करोड़ रुपए की। फिर सीएनजी घोटाला चर्चा में आता है, पीडब्ल्यूडी घोटाला चर्चा में आता है।
दवा घोटाला, उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक में भी 300 करोड़ रुपए के घोटाले का जिक्र होता है, दवाइयों के स्कैम का जिक्र होता है, विज्ञापन घोटाला हो जाता है, उसके बाद कॉरिडोर घोटाला भी सामने आता है और स्ट्रीट लाइट घोटाला। यानी कि इतने सारे घोटाले उस पार्टी पर आरोप लगते हैं जो इनको खत्म करने के नाम पर ही आई थी सत्ता में। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय कराते हैं, फिर इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में आप बनाम बीजेपी और भ्रष्टाचार इतना ज्यादा क्यों? सिद्धार्थ शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ हैं, मोहनलाल गिहारा जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, ओनिका मेहरोत्रा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ हैं, एसके सक्सेना पूर्व सचिव दिल्ली सरकार, डॉक्टर राम कैलाश गुप्ता और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मोहनलाल गिहारा जी, क्यों आपको लगता है कि जो पार्टी कट्टर ईमानदार है वो अपनी ईमानदारी का बार बार जिक्र करते हैं, वो उनका अधिकार भी है, आपको क्यों लगता है कि घोटाला हुआ है? आपके नेता जाते हैं, क्या पाया आपने जमीन पर जब आप लोग इंस्पेक्शन करने जाते हैं अस्पताल को लेकर? देखिए जीनत जी, पहले तो धन्यवाद। कोई तो एक चैनल ऐसा है जो हिम्मत करता है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ एक घोटाले पे डिबेट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। और दूसरी बात, देखिए घोटाले पे मुझे बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आपने जिन जिन लोगों ने उन पर आरोप लगाया वो आपने अभी बताया। उसके साथ साथ सत्येंद्र जैन अभी जेल में है और हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि किस तरह से हवाला के केस में उन्होंने ईडी ने लगातार लंबी पूछताछ की, उसके बाद वो भी जेल में, उनको जमानत मिली है। इनकी दूसरी जो अभी सीबीआई ने रंगे हाथ पकड़ा, इनकी निगम पार्षद गीता रावत, जो 20,000 रुपए की राशि रंगे हाथ वो पकड़ी गई। आपने एक उसमें जल घोटाला छोड़ दिया, जल घोटाले पे 26,000 करोड़ रुपए ऐसे हैं जीनत जी जिनका कोई हिसाब ही नहीं है इनके पास, और ये बोलते हैं कि हमको नहीं पता कहाँ गए। 55,000 करोड़ रुपए का जल के आसपास है। और वही टैंकरों पे जो ये बात करते थे कि जब शीला दीक्षित सरकार थी, केजरीवाल जी कागज दिखा के बोलते थे कि हम साहब ये टैंकर माफिया टैंकर माफिया टैंकर माफिया। आप पहले 890 टैंकर सप्लाई थे, आज लगभग 1200 से ज्यादा है। उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला, जो दिल्ली आज पानी के लिए हाय हाय कर रही है, पानी के लिए तरस रही है, ये बहुत बड़ा घोटाला। ये जो बहुत बड़ा दिल्ली का जल जो पानी है वो टैंकर माफिया के माध्यम से दूसरे रास्ते पे चला जाता है, उनकी जेबों में चला जाता है, और वो जो पैसा आता है उसमें कहीं ना कहीं उनके विधायक और बाकी मंत्री लोगों के बीच भी जाता है। तीसरी जो बात अभी आप कर रहे थे, जो नया घोटाला है, ये 1256 करोड़ रुपए का। आपने किराड़ी की बात की, मैं रघुवीर नगर की बताता हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं रघुवीर नगर का आपको मेरे फोन में वीडियो भी मैंने आज बनाया, फोटो भी वहां खींची है। वहां पे जो अभी इनके विधायक कह रहे थे कि साहब 70% काम हो गया, अधिकतर हॉस्पिटल बन गए हैं, वहां पे मात्र अभी लोहे के पिलर खड़े हुए हैं। 1256,000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब है। मैं आज सुबह जाकर बनाकर लाया हूँ वीडियो और फोटोग्राफ। तो ये इतने सारे घोटाले हैं आज, बाप रे बाप। केजरीवाल जो ईमानदार और कट्टर सरकार बोलता है, अरे बाप रे बाप, शीला दीक्षित जी भी ऊपर होंगी तो सोच रही होंगी ये तो हमारे भी 10 कदम आगे निकले। आज आम आदमी पार्टी का कोई सानी नहीं है घोटाले के मामले में। चलिए ठीक है सर, ठीक है, मामले में ठीक है। अभी आपने एसडीएम का जिक्र किया। आप जीना जी, बस 15 सेकंड अपनी बात खत्म करूंगा। जीना जी, किस अधिकारी की हिम्मत है, यदि सरकार अच्छी है तो किस अधिकारी की हिम्मत है कि पैसा घोटाला कर ले? क्यों नहीं केंद्र सरकार में आज किसी मंत्री के नीचे जो अफसर उनके ऊपर आरोप लगते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ मिली भगत है सरकार की और भ्रष्ट अधिकारियों की। चलिए ठीक है। सिद्धार्थ जी, तमाम स्कैम्स का जिक्र हो रहा है और जो मैंने बात शुरू में कही थी, और आपको पूरा अधिकार है अपनी बात को रखने का, इतने सारे घोटालों की फहरिस्त का जिक्र हुआ और अभी जो नया घोटाला आया, ये कहते हैं कि ये जो करप्शन है तो मल्टी स्टोरी करप्शन है, जमीन पर है ही नहीं कोई अस्पताल। इन 7 अस्पतालों के बारे में, शालीमार बाग, किराड़ी, सुल्तानपुरी, चाचा नेहरू बाल अस्पताल चिकित्सालय जो है, जीटीबी नगर का, सरिता विहार, रघुवीर नगर। सर आप बताइएगा, क्योंकि ना इसके कंट्रैक्ट को लेकर भी सवाल हुए, माफ कीजिए कंट्रैक्ट नहीं, जो एस्टीमेट बनाया गया था 1216 करोड़ रुपए का, वो 1256 करोड़ रुपए हो जाता है एक दिन में, वहां से लेकर और अभी ये जमीन पर है या नहीं, तो इसके बारे में आप हमें बेहतर तरीके से बता पाएंगे? जी, यहाँ पे एक ध्यान देने की बात यह है कि दर्शकों को ध्यान देना चाहिए इस चीज की, और ये चीज सत्य है कि दिल्ली सरकार के ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं वो दिल्ली का एक भी नागरिक नहीं लगा रहा है।
दिल्ली के नागरिक को अगर भ्रष्टाचार दिखता है तो उसको आरोप लगाने के लिए, उस पर कंप्लेंट करने के लिए, उस पर शिकायत दर्ज करने के लिए काफी सारे विकल्प उसके खुले रहते हैं। लेकिन दिल्ली के एक भी नागरिक ने दिल्ली सरकार के ऊपर पिछले कुछ, जब से ये सरकार बनी है तब से कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, भारत का जो महालेखा, इसका मैं आपको काउंटर करना चाहूंगी सर। एक मिनट, आप अगर मुझे कह रही हैं तो कम से कम 2 मिनट बात करने का मौका दीजिए। जो पॉइंट शुरुआत में सिद्धार्थ जी, एक सेकंड सुनिए ना, पहले तो आप ये नाराजगी मुझे ना दिखाइए प्लीज। आपने क्योंकि दिल्ली के नागरिक का जिक्र किया तो मैं उस पर काउंटर करना चाहूंगी। आप अपनी बात रखिएगा सर, ताकि वो इश्यू पीछे ना छूट जाए। आप बात काट रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि बात रखो। आप क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं सर? अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, प्लीज। आप सामने वाले को, आपने जो पॉइंट रखा मैं उस पर काउंटर करना चाहती हूँ। आपने कहा कि दिल्ली के किसी नागरिक ने शिकायत नहीं की। सर, ये आप ही लोगों का प्रोग्राम है, आप अपनी बात रखिएगा, आपको पूरा अधिकार है। मैंने शुरू में भी कहा। तो मैं जो रिसर्च करके लेके आई हूँ, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो फरिश्ते घोटाले का जिक्र होता है दिल्ली में 2019 में, उसमें तिलक नगर के रहने वाले एक अधिवक्ता है अनंतदीप सिंह, उन्होंने आरटीआई दायर की थी और फिर पूछा था कि जो लाभार्थी हैं और उस पर हुए खर्च के बारे में जानकारी दी जाए। आधी अधूरी जानकारी दी गई, ऐसा इंफॉर्मेशन। मेरी बात वही मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे यानी कि लोगों ने की है कंप्लेन। नहीं, जो लोग कर रहे हैं वो राजनीतिक दल से संबंधित है। दूसरी बात, भारत के जो महालेखा परीक्षक हैं, जिसे सीएजी कहते हैं, कि सीएजी ने एक बार नहीं, पिछले हर साल के बजट को देखते हुए दिल्ली सरकार का काम सबसे अधिक फायदे में चल रहा है और उसको सर्टिफाई किया है। तीसरी बात, दिल्ली में जो शिक्षा और स्वास्थ्य का काम हो रहा है ये पूरे देश को पता है, और यहाँ तक कि जो विदेशी मेहमान आते हैं उन्हें भी दिल्ली सरकार के स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल दिखाए जाते हैं। यहाँ पर बात बिल्कुल स्पष्ट है कि 3-3 बार अगर कोई सरकार जीत रही है, लोगों का वोट ले रही है, लोगों का आशीर्वाद ले रही है, तो इसीलिए क्योंकि वो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है। चौथी बात, जब हम काम कर रहे हैं तो आप काम रोकने के लिए इस देश में कई सारी व्यवस्थाएं उन्होंने बना के रखी हुई हैं कि काम अगर रोकना है, क्योंकि बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो कुछ लोग ऐसे बच्चे होते थे जो न खेलते थे न खेलने देते थे, सिर्फ उनका काम खेल बिगाड़ना होता था। तो यहाँ पर दिल्ली सरकार ने जो शिक्षा और स्वास्थ्य में काम किया है, औसत आयु जो दिल्ली वासी की है वो पिछले 7 साल में करीब 4 साल बढ़ी है। भारत की औसत आयु से दिल्ली के औसत आयु बढ़ी है। दिल्ली का हर नागरिक आज मुफ्त में मोहल्ला क्लिनिक, और दिल्ली के हर नागरिक को कितनी भी महंगी अगर कोई उसको सरकारी इलाज की जरूरत हो तो बिना किसी इंश्योरेंस के, बिना किसी इसके उसका इलाज हो रहा है। सिद्धार्थ जी, ये तो आपने पूरा अपनी सरकार का जो है, मैं गुणगान बखान नहीं कहूंगी, लेकिन आपने अपना, ठीक है, आपके लिए उपलब्धि है, रख दिया। सुनिए ना जरा, सुनिए। आपने मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र किया, वहां पर भी दवाई घोटाले का जिक्र होता है। मैं सारी रिसर्च लेकर आई, बकायदा किस किस तारीख का क्या है। आपने जो कहा कि भाई जनता ने शिकायत नहीं की, तो मैंने आपको उसका एक एग्जांपल दिया। मैंने आपसे जो शुरू में सवाल पूछा, मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। ये जो हॉस्पिटल स्कैम की बात हो रही है सर, इसे जरा समझाइए। वो कहते हैं कि 49 रुपए में हमने जमीन दे दी डीडीए ने, लेकिन आपने तो आज 450 करोड़ रुपए की जमीन, और काम शुरू नहीं हुआ। वो इंस्पेक्शन करके आ रहे हैं, जा रहे हैं, वीडियो बना के लाके शेयर कर रहे हैं। तो आपके पास इसका काउंटर क्या? वो अस्पताल बनाए हैं आप लोगों ने? तो बताइए ना, बनाए हैं, काउंटर कीजिए, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। जी, इसी कार्यक्रम के शुरुआत में आम आदमी पार्टी के विधायक ने यहाँ पे बताया कि किराड़ी में जो अस्पताल बन रहा है उसमें फाउंडेशन डालने में जिस तरह की समस्याएं आ रही हैं, जो फाइलिंग करनी पड़ती है, तो फाइलिंग का काम चल रहा है। जो मनोज तिवारी जी ने जिस तारीख को कहा था कि ये जमीन मिल गई है, वो उस तारीख को नहीं मिली है, वो 1.5 साल बाद मिली है। तो ऐसी स्थिति में आप केवल क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने पिछले 7 साल के कार्यकाल में दिल्ली की जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ अगर जब दे रहे हैं, तो उनको अब कोई उपाय नहीं दिख रहा है इनको काम करने, इनके काम को टक्कर देने के लिए, तो आप इनका काम बिगाड़ने के लिए आप राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। ये तो आरोप पर आरोप लगाने का आरोप इसीलिए लग रहा है क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है और क्या करती है। आपने कहा कि 10 फरवरी 2021 को पोजीशन जो है आपको 22 जो है मार्च 2021 को मिलता है, ठीक है। किराड़ी का जिक्र हुआ यहाँ पर,
लेकिन सुल्तानपुरी चाचा नेहरू बाल अस्पताल का जिक्र करूं, जीटीबी, सरिता विहार, रघुवीर नगर, यहाँ पर बन गए हैं क्या सर? क्योंकि ये अस्थायी अस्पताल थे और कोरोना काल का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पर काम शुरू हो गया है क्या? ये जरा बता दीजिए मुझे हर जगह प्लीज। दिल्ली सरकार ने जो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम किया है जीनत जी, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है। और सर इन 7 अस्पताल आप पता है कि आप गोल गोल बातें प्लीज मत कीजिए। हम गोल गोल बात नहीं, गोल गोल आंसर हो गया सर। मैं आपसे इन 7 अस्पतालों के बारे में पूछ रही हूँ। 1256 करोड़ रुपए के घोटाले का जो आरोप लगा, मैं उस पर आपसे पूछ रही हूँ। एमसीडी में बीजेपी ने काम किया है? नहीं किया है। आम आदमी पार्टी के अलावा बाकी किसी, ये इसका जवाब है इस सवाल का। आप मेरे सवाल से भागना चाहते हैं, आप इसका जवाब नहीं देना चाहते तो स्वीकार कर लीजिए सर। जगह पर हमारा काम चल रहा है, हर जगह पर हमारा काम कितना कोई रेशियो देंगे कि इतना फीसदी हो गया सर? कुछ जीनत जी, इस देश में अगर कोई सरकार ठीक से काम नहीं करती है तो उसका सवाल उठाने का और उसको पूरी तरह से आलोचना करने का, भर्त्सना करने का अधिकार सीएजी को है। हर साल सीएजी वर्ष समाप्त होने पर, साल समाप्त होने पर उसका ऑडिट करती है। फिर मैं बोलूंगी इस बात को, आप प्लीज इसका जवाब सोचिएगा और मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। आप सवाल पे नहीं आ रहे हैं सर। सीएजी ने दिल्ली सरकार, ठीक है सर, मैं बाकी मेहमानों की प्रतिक्रिया लेती हूँ। मैं ये सवाल आपसे, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा सर, आपको इस सवाल पे जवाब देना होगा प्लीज। ये सच है। ठीक है ओनिका जी, पूरी एक लिस्ट है। मैंने शुरू में जो प्रोग्राम में कहा, भ्रष्टाचार पर आर पार इस वक्त हम देख रहे हैं एकदम। लेकिन ये जो अस्पताल जिसका जिक्र हो रहा है, 1256 करोड़ रुपए, 7 अस्पताल, बिजली घोटाले का जिक्र होता है। मैंने कांग्रेस के ही पूर्व मंत्री रहे हारून यूसुफ साहब, उनका जिक्र किया, बकायदा वो फिगर भी बता दी, 8,532 करोड़ रुपए। फिर 2,000 करोड़ का शिक्षा घोटाला, रिश्वत लेने के आरोप का भी जिक्र हो जाता है, सीएनजी घोटाला, पीडब्ल्यूडी घोटाला, दिल्ली स्वास्थ्य विभाग में हजारों करोड़ के घोटाले का जिक्र होता है, दवाई घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक जो सबसे ज्यादा चर्चा में है उसका, अभी सत्येंद्र जैन जी का प्रकरण हमारे सामने है। उसके बाद विज्ञापन घोटाला भी आ जाता है, बीआरटी कॉरिडोर घोटाला आ जाता है, उसके बाद स्ट्रीट लाइट घोटाला और जल घोटाला। शायद कोई छूट गया हो, मैं जितना रिसर्च कर सकती थी मैंने किया, मेरे सामने है। मुझे आप ये बताइए कि कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी जो है यहां पर इशू सिर्फ रेज कर रही है। बीजेपी जिस तरह से आक्रामक है, मैं ग्राउंड पर कांग्रेस को ढूंढ रही हूं, कहां पर है मोनिका जी? देखिए, कांग्रेस बिल्कुल है, ऐसा नहीं है। मैं पहले आम आदमी पार्टी की बात कर लूं मैम, कि जन्म में झूठ से हुआ है, तो जब जन्म झूठ से हुआ है तो नेचुरली फितरत भी वही रहेगी। आप लाख ढोल पीट लीजिए, एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए, आप अगर ये जाएं बीआरटी कॉरिडोर जहाँ पहले था, वहां पर होर्डिंग लगे हुए हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, रियलिटी वो नहीं है। तो इनकी नियत शुरू से ये रही है कि एक इनोसेंट चेहरा और मैं आपका भाई, मैं आपका, ये बोल बोल के जो भी इन्होंने किया, लेकिन असलियत अब सामने आती चली जा रही है। रहा कांग्रेस सवाल, पब्लिक अपने आप समझदार है मैडम। जब इनको चुन के लाई थी बनस्पत कांग्रेस के खिलाफ, ये कह के कि कांग्रेस ने बहुत घोटाले किए और शीला जी को जेल भेज देंगे, जेल जाएंगी नहीं जाएंगी, ऑटो के पीछे भी फोटोग्राफ्स होती थी, लेकिन कुछ नहीं निकला। भ्रम की स्थिति पैदा करके, झूठ बोल के, आंदोलन करके, इवन 26 जनवरी में तो ये इंडिया गेट के बाहर फाइलें साइन कर रहे थे। तो तमाम इनकी फितरत ये रही है, तो वो जा नहीं सकती इनकी। बड़ी बात ये है मैम कि ये जो असलियत है वो अब सामने आ रही है। आप प्रिटेंस कब तक रखेंगी, कब तक वो मुखौटा लेके रखेंगे कि नहीं हमें गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, हम आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, तो वो चीज अब सामने आ रही है और जनता ही इनको जवाब देगी। कह रहे ना जनता जवाब नहीं देगी, इनको जनता ही देगी। ये कि अगर किसी इंसान ने या पार्टी ने या किसी ने उठाया इनके खिलाफ तो कहते राजनीतिक षड्यंत्र है। शीला जी की सरकार जब थी तब भी तो बीजेपी पावर में थी और एलजी नहीं था, सिचुएशन तब भी वो थी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिपार्टमेंट्स थे, लेकिन फिर भी एमिकेबल काम हुआ, फ्लाईओवर्स बने, हॉस्पिटल बने, स्कूल्स बने। ये सिर्फ लेपापोती कर रहे हैं, एक आध सैंपल बनाते हैं। रहा शिक्षा की बात मैडम, अगर हम शिक्षा की बात भी कर लें, एक दो स्कूल को सैंपल मैं खुद देखने गई थी, किस टाइप का फर्नीचर है, क्या क्या इन्होंने किया। तो एक आई वॉश एक्टिविटी करने का इनको आदत पड़ गई। इनको लगता है बस हम पे लोग फिदा हैं, हम अब जो मर्जी करें चलेगा। ऐसा नहीं होता, कांट की हांडी है, बाढ़ बाढ़ नहीं चल सकती, चढ़ गई जितनी चढ़नी थी। अब जवाब इनको मिल जाएगा, इसलिए जितना कवर अप कर लें, एक चोगा पहन के आ जाए सफेद का, लेकिन सफेद इनका झूठ अब सामने आ चुका है। चलिए ठीक है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। एसके सक्सेना जी हमारे साथ हैं, पूर्व सचिव दिल्ली सरकार, दिखाइएगा उन्हें प्लीज बाकी मेहमानों को।
सक्सेना जी, मेरा सवाल आपसे ये है सर, उप सचिव प्रकाशन ठाकुर, वसंत विहार के एसडीएम हर्षित जैन, विवेक विहार के एसडीएम देवेंद्र शर्मा, एलजी सख्त कार्रवाई करते हैं, सस्पेंड किया जाता है। फिर एक बात जो है सामने आती है वो ये, मनीष सिसोदिया जी एक बात कहते हैं कि दरअसल बीजेपी केंद्र की सरकार और एलजी के साथ मिलकर दिल्ली के विकास कार्यों को रुकवाना चाहते हैं, काम नहीं होने देना चाहते। सर, जब अगर उपराज्यपाल की तरफ से इस तरह की कार्रवाई होती है, आप तो एक अधिकारी रहे हैं, आप बताइए सर इसके क्या मायने होते हैं? भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा रोग है भारत में, जब से 70 वर्षों से चल रहा था। मैं आपको बताऊं, 1 मिनट लूंगा आपसे। मैं एक बार फ्रीडम फाइटर्स सेल का सेक्रेटरी था जी। ये बात 1980 के आसपास के 83-84 की बात है, 84 की बात है। तो वहाँ पर बहुत बूढ़े 80 साल 90 साल के फ्रीडम फाइटर्स आते थे और उस वक्त भी भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि उनसे पूछूं कि बात क्या है। तो जब उनसे पूछा कि भाई ये भ्रष्टाचार कहाँ से आ गया, भारत तो आज़ाद 1947 में हुआ और इतना भ्रष्टाचार कैसे पैदा हो गया, आप ज़रा बताइए। तो कमला नगर के वो सज्जन थे, 85 साल से उम्र ज़्यादा थी उनकी और 1-2 उनके साथ और भी थे। तो वो ये कहने लगे कि भ्रष्टाचार ठीक है, 1947-50 के बाद से जब बढ़ने लगा तो वो लोग नेहरू जी के पास गए, जवाहरलाल नेहरू जी के पास कि साहब भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उनका कहना उन्हीं के शब्द कोट कर रहा हूँ। तो उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अभी आज़ाद हुए हैं, थोड़ा खाने पीने दो भाई इनको, अभी आज़ाद हुए, खाने पीने दो। तो ये इस तरह के जो कल्चर है, वर्क कल्चर से जो पॉलिटिक्स से बढ़ी है। और आप देखें कि चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च करके कैंडिडेट सिलेक्शन लड़ते हैं, क्या वो देश की सेवा के लिए लड़ते हैं, अपने परिवार के लिए लड़ते हैं या बिजनेस के लिए लड़ते हैं, ये तो सभी को पता है। अब बात आ गई दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार एक ऐसा स्थान है, सिटी गवर्नमेंट है, जिसके अंदर 60x60 किलोमीटर के अंदर पूरा राज्य, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश है। वहाँ सभी प्रकार के लोग सब जगह जाते हैं। जो एलजी के पास जाता है वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जाता है, वही सेक्रेटरी के पास जाता है, वही डिप्टी सेक्रेटरी। तो यहाँ कोई बात छिपी रह ही नहीं सकती। और भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो हमारे वीके सक्सेना जी, जो बहुत ही कुशल उपराज्यपाल हैं, उनके कार्य क्षेत्र में आता है और उनके पास शिकायतें आती रही होंगी, जो कि मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में सबको पता ही लग जाता है। सब मुख्यमंत्री के यहाँ जो जाता है, गवर्नर के यहाँ भी एलजी के यहाँ जाता है, वही सेक्रेटरी के यहाँ जाता है, वही उप सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाता है। तो ये शिकायतों के आधार पर अगर कार्य किया गया है और भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास है तो वास्तव में एक सवाल से लूंगी मैं आपसे, और सभी पार्टियों का इसको स्वागत करना चाहिए। ठीक है, हाँ नहीं, स्वागत तो दिल्ली गवर्नमेंट ने भी किया है। सक्सेना जी, स्वागत दिल्ली गवर्नमेंट ने भी किया है। हमने भी अपने प्रतिक्रियाएं भी दिखाई, सौरभ भारद्वाज जो वेलकम करते नजर आते हैं। 1 मिनट और कहना चाहती हूँ, छोटी सी बात। मैं एक पॉइंट बोल देती हूँ सर, फिर आप अपना उसमें जवाब ऐड कर दीजिएगा। क्या दिल्ली गवर्नमेंट को इसकी भनक नहीं लगी होगी, क्योंकि सीएमओ का भी एक ऑफिसर अगर सस्पेंड होता है तो क्या ये संभावनाएं हैं कि भाई उन्हें भनक ही नहीं लगी? ये बिल्कुल संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। अगर कोई अधिकारी, उसके नीचे कोई दूसरे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चाहे वो नेता हो चाहे बड़े अधिकारी हो, तो अगर उसके नीचे भ्रष्टाचार चल रहा है, ऐसा संभव ही नहीं है कि उसे पता ना लगे और या उसमें वो लिप्त ना हो। 2 में से 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। और एक बहुत ही महीन सी पॉसिबिलिटी है कि वो बिल्कुल केयर नहीं करते, जो हो रहा है होने दो। ये ऐसा संभव नहीं है। मैं एक बात और कहना चाह रहा था, बड़े हमारे यहाँ पर वक्ताओं ने शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर बड़ी बड़ी बातें कही हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है? सिर्फ बिल्डिंग बना देना, स्विमिंग पूल बना देना, अच्छी AC लगा देना या और भी कोई टेक्निक्स लगा देना? भाई, जो दिल्ली सरकार के जो विद्यालय हैं, मैं शिक्षा विभाग में 15 से 20 वर्ष से अधिक रहा हूँ, ये भी बात बता देता हूँ। तो वहाँ पे गरीब बच्चे जाते हैं। ज़्यादातर जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोग हैं वो पब्लिक स्कूल और अच्छे अच्छे स्कूल, बाल भारती, गोयंका, इनसे सब में, सरदार पटेल में घूमते रहते हैं, रेहान इंटरनेशनल। तो गरीब बच्चे जो हैं, हमारे मजदूरों के, कामगारों के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। अब वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया कुछ बहुत कम पढ़ाया जाता है। यानी मैं बताऊं, मेरे पास कुछ बच्चे सामयपुर बादली क्षेत्र के आते हैं पढ़ने के लिए, मैं उनको फ्री ट्यूशन देता हूं पार्क में, और वहाँ पे उनको मात्राओं का ज्ञान नहीं है।
गुणा भाग नहीं आता। छठे के बच्चे और नवे के बच्चों को गुणा भाग और वो जो पहाड़ा या टेबल से बोलते हैं नहीं आते। ठीक है। छठे के बच्चे को आ की मात्रा ई की मात्रा लगानी नहीं आती। तो ये क्या शिक्षा का हाल है? 3-3 महीने तक आपके मोहल्ला क्लिनिक में दवा नहीं मिलती है, टेंडर क्लियर नहीं हुआ। जो सरकारी कर्मचारी धक्के खा रहे हैं, 3 महीने तक टेंडर क्लियर नहीं हुआ, वो दवा ठीक है पास से खरीद रहे हैं। इस पर मैं जवाब लूंगी। ये बड़ा बोलना अच्छी बात नहीं लगती है। ये दिल्ली ऐसा शहर है जहाँ सब बात पता लग जाती है। ठीक है। तो लगातार दिल्ली में इन दिनों घोटाले का जिक्र हो रहा है और हम तमाम घोटालों को लेकर हर पहलू पर चर्चा कर रहे हैं। राम कैलाश जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राम कैलाश जी को दिखाइएगा प्लीज स्क्रीन पर। राम कैलाश जी, सवाल मेरा यह है कि अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये कहते नजर आए कि भाई दिल्ली की जनता ने उन्हें चुना, बेशक से उन्हें कई बार चुना, भरोसा जताया, लेकिन क्या ये आधार होता है कि आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते? मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने गलत किया, लेकिन तमाम जो घोटालों का जिक्र होता है, और मैं पिछले घोटालों का जिक्र ना भी करके अगर अभी जिस अस्थायी अस्पताल का जिक्र हो रहा है, तो क्या ये आधार उनके हक में है कि भाई जनता तो हमें चुन रही है, इसलिए हमारे पे तो सवाल उठाना ही अपने आप में अपराध है? राम कैलाश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी प्लीज बोलिएगा सर। मैं जी टीवी के माध्यम से हमारे सभी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ उपस्थित हैं। 1 मिनट का समय मैं शॉर्ट में अपनी बात रखूंगा। कभी हमने इतिहास में पढ़ा था कि मगध राज भारतवर्ष का नाम होता था। एक यात्री चाइना से आया और उसने कहा कि पूरी दुनिया के भ्रमण के बाद मैंने भारतवर्ष में ये पाया कि सबसे कम अगर भ्रष्टाचार है तो वो भारतवर्ष में है। और उसके बाद जो बाहर की दूसरे देशों के मुल्कों ने आक्रमण किया, चाहे वो मुगल्स रहे हों, आर्याज रहे हों या फिर अंग्रेज रहे हों, उन्होंने भारत की मूल प्रवृत्ति को एकदम बिगाड़ के रख दिया। और अंग्रेजों के समय से तो ये भ्रष्टाचार की ऐसी जड़ हमारे देश में लोगों में फैल गई है कि ये किस प्रकार से दूर हो पाएगी ये कहना बड़ा दुर्लभ सा लगता है। भारतवर्ष की आज़ादी के बाद कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे? कौन से ऐसा राजनीति पार्टी है पूरे देश में जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों से हम मुक्त रह पाए हो? हमारी देश में पहले राजनीति पार्टियां राज करती थी, जातिवाद के ऊपर राज करती थी, परिवारवाद के ऊपर राज करती थी, बहुत सारे दूसरे मुद्दों पे। आज राज विकास के नाम पे राज हो रहा है। अगर हम विकास करेंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, विकास करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, तभी हमारा देश उन्नति कर पाएगा, तरक्की कर पाएगा। जहां तक बात भ्रष्टाचार की बात है, आने वाले समय में वही सरकारें काम कर पाएंगी और वही सरकारें राज्य कर पाएंगी जो भ्रष्टाचार से मुक्त होंगी। उनको, सभी राजनीतिक पार्टियों को कोई ऐसा रास्ता, इसके लिए कोई ऐसी विधि चुननी चाहिए जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो। आज अभी आपने बताया, चाहे वो किसी भी पार्टी का नाम आप ले रही हैं, सभी पार्टियों में ये भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। जापान में तो भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने एक रिश्वत की रेशो तय कर दी है कि भी जितना भी आप काम करवाइए उसका एक परसेंटेज दीजिए, जिसको धन्यवाद के तौर पे आप काम करने के लिए। मैं तो कहूंगा कि अगर ये भ्रष्टाचार नहीं खत्म होता तो सरकारें कोई एक परसेंटेज फिक्स कर दे ताकि ये शुल्क के तौर पे, ताकि भी इसको ये भ्रष्टाचार कम से कम खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा कहने से और करने से ये संभव नहीं है। राम कैलाश जी, ठीक है, आपने अपना ओपनिंग पॉइंट रखा, ठीक है सर। अब ये भी तो डिफाइन करना होगा ना, एक वो भी सूरत होती है कि अगर आप कोई काम कराना चाहते हैं और आपसे नाहक पैसे मांगे जा रहे हैं, आप शिकायत करें भ्रष्टाचार, लेकिन लेने वाला और देने वाला अगर दोनों राजी हैं तो फिर आप कैसे कहेंगे कि ये भ्रष्टाचार? ये भी तो बिल्कुल ठीक है ना, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यहाँ पर तो लोग भी उतने ही बराबर के जिम्मेदार हैं। जो मेरा सवाल था सर आपसे, मूल सवाल जो था मेरा, वो ये था कि कोई पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल XYZ कोई भी, वो ये कहे कि भाई हमें तो जनता जिता रही है, इसलिए तमाम जो आरोप लग रहे हैं, क्या उनका आधार खत्म हो जाता है इस बात से? आधार तो खत्म होगा ही अगर भ्रष्टाचार के नाम पर कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी राजनीति में आती है और फिर वो भ्रष्टाचार सिद्ध होते हैं और भ्रष्टाचार को अगर वो सरकार ध्यान नहीं देती और भ्रष्टाचार
जो उनके, चाहे वो राजनीतिक उनके जो कर्मचारी हों, चाहे उनके सेक्रेटरिएट्स हों, चाहे राजनीति के लोग हों, उनको ख़त्म करना चाहिए। नहीं तो उनको जिस बात को लेकर के, जिस मुद्दे को लेकर के वो राजनीति में आए हैं, उनको कोई हक नहीं बनता इस बात को लेकर आने का। चलिए ठीक है सर। मोहन लाल गिहारा जी, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी ना, आप लोग जितने घोटालों का जिक्र कर ले, जनता तो फिर भी उनके काम पे मुहर लगाती है, उन्हें ही चुनती है। आपको तो सत्ता से बाहर किया हुआ है। जीनत जी, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी का जब पार्टी आई और उस समय पे, क्योंकि कांग्रेस में भी उस समय घोटाले की प्रकाष्ठा पे कांग्रेस थी, और कहीं ना कहीं अन्ना जी जिनको पूरा देश सम्मान करता है, वो उन्होंने जब उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, और उस आंदोलन में एक षड्यंत्र के नाते केजरीवाल जी जिस तरह से अंदर घुसे, उन्होंने बच्चों की झूठी कसम खाई, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, वो राजनीति में आ गए, फिर उन्होंने नई पार्टी नहीं मना किया, पार्टी भी शुरू कर दी। फिर उसके बाद जनता को ये लगा कि शायद ये हमारे बीच, हमारे जैसा ही एक आदमी है और हमारे बीच का आदमी है। जनता ने उनको एक मौका दिया। पहली बार जब 5 सालों में बिजली पानी के नाम पर या कुछ और नाम पर जनता को लगा कि शायद कुछ होगा, लेकिन इस बार तो ये 2.5 साल इस तरह से गुजरे हैं, 1.5-2 साल की लगातार शराब, दिल्ली को शराब नगरी बनाने का काम, और उसके पीछे भी 8,000 से 10,000 करोड़ का घोटाला निकलेगा। कमरे, स्कूल के कमरे जो 22 से 25 लाख रुपए तक का एक कमरा, जिसके ऊपर छत भी कंक्रीट की नहीं है, ये बहुत बड़ा घोटाला। तो ये घोटालों की प्रकाष्ठा जो उन्होंने कर दी है, अरे बाप रे बाप। आप देखिएगा, ये सरकार जितनी चलनी थी चल गई। अभी पंजाब में मैं फिर से सवाल दोहराती हूँ गिहारा जी, सुनिए सर, ये गोल गोल जवाब आप लोगों ने शायद हर सवाल का एक जवाब फिक्स कर लिया होता है। आप कमरों का जिक्र करते हैं, 24 लाख का एक कमरा, ये आरोप लगे थे, ट्विटर पे भी ट्रेंड हुआ था खूब सारा, 2000 करोड़ का शिक्षा घोटाला। ठीक है, मेरी बात सुनिए सर, एक बार फिर से सवाल पूछ लेती हूँ आपसे। मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि आपने उस पार्टी के जन्म से लेकर अभी तक का जिक्र कर दिया, जनता तो उनके काम को ही सर्टिफिकेट दे रही है ना, पसंद कर रही है, सत्ता में वही है ना। वो अभी तो उनका दावा है कि राजेंद्र नगर बाई इलेक्शन भी आप लोग नहीं जीत पाएंगे, आपने स्टार प्रचारक उतार लिए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप ये घोटालों का पोस्टमार्टम करते रहिए, जनता तो नहीं स्वीकार कर पा रही ना आपको, उसका तोड़ क्या है आपके पास? देखिए जीनत जी, आने वाले समय में दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दिल्ली की सत्ता पे दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी। जिस तरह से दिल्ली की जनता ने एमसीडी में लगातार 15 साल मौका दिया है, जिस तरह की दिल्ली की जनता ने 2 बार लोकसभा में 7 की 7 सीटें जिताई और इनकी जमानतें जब्त हो गई, और 8, और जहां तक विधानसभा की बात है 8 हमारे विधायक भी हैं। तो जनता ने जो विश्वास इन पे किया था वो धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। इलेक्शन कब हो रहे हैं बता दीजिए, लगे हाथ। एमसीडी इलेक्शन कब हो रहे हैं सर, बता दीजिए इसी बहाने। देखिए, एमसीडी का इलेक्शन होगा, क्योंकि एमसीडी का इलेक्शन, ये जो घर मोहल्ले की जो छोटी छोटी मोहल्लों की गलियों की आवश्यकता होती है, इसमें सफाई की आवश्यकता होती है, इसमें कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जाता है तो जनता की बात अफसरों से और अधिकारियों से कराता है। नहीं, जल्दी करा लीजिए सर इलेक्शन, क्योंकि हमारे पास खबरें आती हैं, लोग परेशान हैं, गंदगी के अंबार लगे हुए, बीमारियां घर कर रही हैं, हमने कई जगह से रिपोर्ट्स दिखाई हैं, तो इसलिए भी मुझे लगा शायद आप बता देंगे कि कब इलेक्शन होने वाले हैं, आपने बताया नहीं। होगा जिन्ना जी, चिंता मत कीजिए, 6 से 8 महीने के अंदर अंदर भी हो सकता है, और उससे थोड़ा सा आगे मुझे लगता है इतने में चुनाव हो सकता है। आप चिंता ना करें, और यदि कोई चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हो, ईमानदारी से काम करना चाहता हो, तो भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा, और किसी को भ्रष्टाचार करना हो तो आम आदमी पार्टी का घर। सिद्धार्थ जी, इस विषय पर भी देखिए, अब अच्छी बात है कि मुस्कुरा के भी चर्चा हो सकती है ना, अच्छी तरीके से भी बात रखी जा सकती है, सारे पैनलिस्ट मुस्कुरा रहे हैं, इससे अच्छा क्या होता है। चलिए, हाँ सिद्धार्थ जी, सवाल तो फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी अभी, देखिए, और आप भी जानना चाहते हैं कि भाई एमसीडी इलेक्शन कब होंगे। गिहारा जी भी काफी स्मार्ट है, नहीं जवाब दिया उन्होंने। कोई बात नहीं। यहाँ पे एक आपके विशेषज्ञ ने बहुत सही बात कही थी कि दिल्ली जैसे शहर में अगर सच में कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप उसे बचा नहीं सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री हो या एलजी हो या एसडीएम हो, लोग उसके पास पहुंच जाते हैं, वही बात लेके वही व्यक्ति पहुंचता है। तो आज जो एलजी साहब ने जिस एसडीएम साहब को, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में वो कार्यरत थे, उनको सस्पेंड किया है, इस बारे में लोगों को जानना चाहिए कि इसी एसडीएम के बारे में दिल्ली विधानसभा में कई महीने पहले इन्होंने
अपने कार्यकाल में, अपने कार्य क्षेत्र में कानून बाहर होके इन्होंने कोई जमीन का आवंटन किया था, ये चर्चा दिल्ली के विधानसभा में हुई है और दिल्ली के विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने इनके ऊपर एक्शन लेने के बारे में चर्चा की थी। इसी बेस पर, इसी बिना पर आज जो है एलजी साहब ने उन्हें सस्पेंड किया है और ये सस्पेंशन उस समय का है जिस समय ये एसडीएम थे और इन्होंने कोई जमीन का प्रथम दृष्टया, ये दिल्ली विधानसभा की जो विशेषाधिकार समिति है उसको प्रथम दृष्टया लगा कि शायद ये जमीन ठीक से नहीं आवंटित हुई है, उस आधार पे आज इन्हें सस्पेंड किया गया है। तो ये बताता है कि दिल्ली सरकार जीरो टॉलरेंस रखी हुई है भ्रष्टाचार के मामले में, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है और इसकी चर्चा हम विधानसभा तक में भी खुल के करते हैं। और इसीलिए, शायद इसीलिए भारत का सीएजी भी ये कह रहा है कि दिल्ली सरकार में हर साल सीएजी दिल्ली सरकार का ऑडिट करता है और आप सबको पता है, दिल्ली के हर नागरिक को पता है, इस देश के हर नागरिक को पता है कि इस देश में एक ही सरकार है जो कि आज फायदे में चल रही है, वो दिल्ली सरकार है। तो आप ये कहते हैं सर, आप ये कहते हैं, देखिए आपने अस्पतालों पे तो मुझे फिर भी जवाब नहीं दिया कि ये अस्पताल अगर निर्माण शुरू हो गया तो कितने फीसदी काम हो गया है और कब तक पूरे हो जाएंगे, या ये मल्टी स्टोरी करप्शन का जो आरोप लगाते हैं। एक चीज सर, कथित भ्रष्टाचार का जिक्र हो रहा है, मैं इस शब्द का विशेष तौर पर इस्तेमाल करूंगी, बहुत फर्क होता है हम किसी को भ्रष्टाचारी कहें और जब कथित आरोप लगते हैं तो क्या अब इस पे भी क्रेडिट लेने की लड़ाई होगी? ग्यारह जी भी इशारा कर रहे हैं, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए सर, जल्दी से। जी, आम आदमी पार्टी जीरो टॉलरेंस पर है और जीरो टॉलरेंस पर ही वो बनी है और आज तक वो जीरो टॉलरेंस पे चल रही है। इसका प्रमाण यह है कि भ्रष्टाचार की चर्चा आम आदमी पार्टी विधानसभा में भी कर लेती है। भ्रष्टाचार की चर्चा जब आम आदमी पार्टी विधानसभा तक में करने के लिए तैयार है, इसका अर्थ ही है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस है। अच्छा और सर, इसका सर्टिफिकेट हम सीएजी दे रही है। जी ये चर्चा सर अभी सुनिए ना, अभी सीएजी अस्पतालों पे सुनिए सर, सुनिए अस्पतालों के बारे में जल्दी से बता दीजिए कितना फीसदी काम हो गया है सर, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आपने ईंट भी नहीं लगाई है, टीन लगा दी है दिल्ली सरकार का जिक्र करके। 7 अस्पतालों का काम हो चुका है, 37 पॉलीक्लिनिक बन चुके हैं, 500 मोहल्ला क्लिनिक बनने वाले, 11 जी जल्दी से, ठीक है बनने वाले। 11 जी जी मेरे भाई सिद्धार्थ जी जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, जरा बस मेरे तरफ से एक बात पूछ लीजिए इनसे कि आज सत्येंद्र जैन जी को 20 से 22 दिन हो गए हैं, आज भी जेल में हैं, क्यों नहीं उनका अभी तक इस्तीफा लिया, क्यों नहीं उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया, कहाँ गई इनकी जीरो टॉलरेंस? जरा बताएं। गीता रावत 20,000 रुपए ऐसे होती है जीरो टॉलरेंस किसी अधिकारी? और साहब अरे सिद्धार्थ जी अभी चिंता मत कीजिए, अभी तो 4-5 अधिकारी अभी तक आपने चार्जशीट नहीं फाइल किया, 8 साल केस हो गए, 8 साल हो गए, अभी तक आप चार्जशीट फाइल करने की परेशान कर रहे हैं। अच्छा प्लीज एक एक करके प्लीज, ठीक है 11 जी हो गया, 11 जी आ गया आपकी बात। सिद्धार्थ जी जल्दी से काउंटर कीजिए, बाकी मेहमान भी इशारा करें। सिद्धार्थ जी जल्दी से काउंटर कीजिए 10 सेकंड में। जी, आप जब भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और किसी को, आप ही ने कहा जीनत जी अभी कि भ्रष्टाचार का आरोप और किसी को भ्रष्टाचारी बोलने में अंतर है। सत्येंद्र जैन जी के मामले में 8 साल से केस चालू है और पिंजड़े के तोते सीबीआई या ईडी ने अभी तक चार्जशीट दायर नहीं। लेकिन सर फिर सुनिए ना, पता है समस्या क्या आती है? एक सेकंड 11 जी प्लीज। सिद्धार्थ जी समस्या कहाँ आती है ना कि जब हम ये कहते हैं, हम ये दावा करते हैं कि हम कट्टर ईमानदार है, तो एक नैतिकता का प्रश्न उठ जाता है। और अगर आरोप लगते हैं, हमारे सामने मिसालें हैं बड़े बड़े नेताओं की, और आप यदि दावा करते हैं तो मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पर शायद ये इस्तीफे का जिक्र कर रहे हैं। आरोप तो रफाइल के ऊपर भी केंद्र सरकार के ऊपर लगा हुआ है, आरोप तो रफाइल के ऊपर भी केंद्र सरकार पे लगा हुआ है, तो केंद्र सरकार ने किसके ऊपर ईडी भेजी? बस ऐसे ही एक दूसरे पर सवाल उठाते रहिए, सवालों से बचिए आप। हाँ ओनिका जी जल्दी से। कहीं बताया है दिल्ली सरकार ने कोई भ्रष्टाचार किया करके? ठीक है ओनिका जी ने कहीं बताया? अच्छा सर बाकी मेहमान भी हैं प्लीज। हाँ ओनिका जी जल्दी। अगर आपने कहा पैनलिस्ट बड़े मुस्कुरा के यहाँ बैठे हुए हैं, वो क्रेडिट आप पॉइंटेड क्वेश्चन पूछती हैं तो ये घुमाओ आंसर देके बचनी बातें तो मुस्कुरा देते हैं। बहरहाल थैंक यू, आपने उठाया। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि चोर मुझसे रे भाई, यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर्स, तो दोनों भ्रष्टाचारी पड़े हुए हैं। इनका वेंडिक्टिव पॉलिटिक्स एक बदले की भावना से करता है, एक ये कहता है कि हम तो बिल्कुल ही सदाचारी हैं। तो इसका जवाब जनता देगी। माना ये एक भ्रम की राजनीति पैदा कर देते हैं, फ्री शिप की बातें कर देते हैं। अब आप कांग्रेस में भी देख लीजिए कि राहुल जी को ईडी का, अगर ये बात कर रहे हैं तो ईडी का समन आया, कोई एफआईआर नहीं, उसके बाद जवाब दिया। तो इनका हाल ही यही है कि परेशान करो, मुद्दे को डाइवर्ट करो
और किसी ने अपनी रोटियां सेकते रहो। अंत है ये होता ये है कि पब्लिक परेशान हो जाती है। तो इस तरह से जो राजनीति इनको टैक्टिक्स चालू कर चुके हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। अगर ये सच्चे सिपाही हैं, अगर ये दिल्ली के बारे में सोचते हैं तो आइए ना, करप्शन चार्ज अगर लगता है तो सामना करिए, बोलिए, आइए हमारा आप जांच कराइए। शिक्षा का घोटाला किसी ने आरोप लगाया तो आप जांच लगाइए ना। अगर ट्विटर में भी ट्रेंड कर रहा है या कोई सच्चाई नहीं है तो बेबाकी से आगे बोलिए ना। किस बात को आपको ये है, सिर्फ प्रेस में आके एक व्यक्ति देने के बाद आप उसमें ठंडे बस्ते में डाल देते हो। लेकिन ओनिका जी, क्या वो नैतिकता बची है अभी? फिर ये सवाल होता है ना, हर पॉलिटिकल पार्टी से ये सवाल है, मेरा बड़ा न्यूट्रल सवाल है ये। रास्ते में कांग्रेस चली रही ना, आप देख ही रहे 5 दिन से क्या हो रहा है, परेशान किया जा रहा है, दफ्तरों में कांग्रेस के घुसने नहीं दिया जा रहा है, ये क्या हो रहा है? ये इस तरह की राजनीति का लेवल हो रहा है तो जाहिर सी बात है दोनों एडवांटेज ले रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा कांग्रेस पार्टी से आपसे ओनिका जी, वो ये है कि क्या आप लोगों का एक डेलीगेशन क्या जाएगा इन अस्पतालों की ग्राउंड रिपोर्ट को देखने के, अस्पताल है या नहीं, या सिर्फ पेपर्स में है, जो जिस तरह से बीजेपी बार बार जिक्र कर रही है? डेफिनेटली जाएगा, पूरे पुख्ता सबूत के साथ जाएगा। एलिगेशन लगाना एक है, बस जब सच्चाई के सामने जाएगा तो सामने आएगी ना, इनके कहां से बच पाएंगे? आपका सवाल तो दे नहीं पा रहे, गोल गोल घूम रहे हैं। तो ये इस तरह से नहीं होता, ये भी जाए अपनी छानबीन करें, बताएं ना हमने एक ईंट भी लगाई और अब तक लग जाएगी, टाइम स्पैन दीजिए। आप तो 5 स्कूल का वायदा करके आए थे, न जाने कितने हॉस्पिटल का वायदा करके आए थे, बता दीजिए एक स्कूल भी खोला आपने तो ये फितरत है इनकी मैम, और ये बाज नहीं आने वाले, और ये आखिर में जनता ही इनको जवाब देगी। और तब तक भी अब पंजाब जाके बैठे हुए हैं, आधा डाइवर्ट तो आप पंजाब में लेते हैं, पूरा एडवांटेज लेने एज मुख्यमंत्री फुल फ्लेज, यहाँ उनको मिलता नहीं फायदा। पंजाब की हालत देखिए क्या कर लीजिए, मान साहब का हाल क्या कर दिया। सो एलिगेशन लगाने से पहले आप प्लीज अपने गिरबान में झांकें और देखें जनता से वायदा क्या उसका तो कर दीजिए, छोड़िए बीजेपी कांग्रेस को। ठीक है ओनिका जी, फिर मैं एक सवाल कॉमन जो मैंने बीजेपी के मेहमान से भी लिया वो मैं आपसे भी लेती हूँ, वो ये है कि इतने करप्शन के मामले सामने अगर आते हैं, जो आरोप लग रहे हैं, उस लिहाज से भी अगर जनता इन्हें ही चुन रही है तो फिर यानी कि जो ऑपोजिशन में पार्टियां हैं उनको अपने ऊपर तो थोड़ा काम करने की जरूरत होगी। आप ये तो एक्सेप्ट करेंगे, अभी बाई इलेक्शन राजेंद्र नगर का जब हुआ है तो वहां पे भी कहा जा रहा है कि जो आमने सामने की टक्कर थी वो आप और बीजेपी के बीच में थी, चांस था आपके पास कमबैक करने का, क्योंकि वहां से एक मैसेज भी जाता। तो उस सूरत में आप क्या काउंटर करेंगी? का हाल तो देखिए क्या करके गए हैं, पानी तक वहां पर है नहीं, सड़कें टूटी, कुछ बदहाली है वहां पर। लेकिन ये है कि गिमिक्स के तौर में अगर करें, जैसे प्रोपेगेंडा करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट, दोनों एक्सपर्ट हैं जी। मैंने पहले कहा चोर चोर मुसेरे भाई, और ये टैगलाइन पे सूट करती है। वो कब तक ये चलेगी, ये तो जनता के विवेक भी हम छोड़ेंगे नहीं। मैं जरूर कहूंगी हम थोड़ा सा बचें इस तरह के। अच्छा, बात पूरी कर लीजिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे इस तरह के शब्दों से बचे। खराब लगता है किसी के लिए भी, अगर आपके लिए भी कोई कहेगा तो मैं उसे भी कहूंगी कि वो इस तरह के शब्द इस्तेमाल ना करे। सभी हाँ प्लीज, मैं इस चीज का थोड़ा सा विरोध जरूरी है, प्लीज ठीक है। हाँ ठीक है, वो भी अच्छी चीज है। आप लोग, मैं तो चाहूंगी आप लोग इस तरह से जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं वो जरूर याद करके आए एक दूसरे के लिए, लेकिन हाँ हम अपनी बात रखें अच्छे शब्दों के साथ। एक दूसरे के मान सम्मान का ख्याल भी उतना ही जरूरी है। सक्सेना जी, अब मेरा सवाल आपसे ये, सर इतने सारे मामले जब सामने आते हैं, मैं हालांकि राजनेता मुझे इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं, शायद आप देंगे क्योंकि आपने सरकार में काम किया अलग अलग महकमों में। एक गवर्नमेंट अगर ये कह दे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी XYZ, कि भाई हमें तो जनता चुन रही है, आप लगाते रहिए आरोप, क्या जनता का चुनना उनके पाक साफ होने का सर्टिफिकेट है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाहूँगा, पहले शुरू करूँगा, वो ये कि भ्रष्टाचार देखिए तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक चुनाव प्रक्रिया जो है वो पैसे के बल पर लड़ी जाती है, उसको ख़त्म नहीं किया जाता। क्योंकि चुनाव में जब 2-3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ खर्च किया जाता है, या हॉर्स ट्रेडिंग की जाती है, MLA खरीद फरोख्त, MP खरीद फरोख्त की जाती है, तब तक ये जो है भ्रष्टाचार चलता रहेगा। अब ये 5 साल के लिए नेता आते हैं, 5 साल के लिए सरकार आती है, इसी 5 साल में मंत्री जी को और विधायकों को अपने साथ पूछते हैं जो है उसको उनको संतुष्ट करने का प्रयास करना होता है। तो ये अपने साथ ऐसे ही अधिकारियों को भी चुन के लाते हैं कि भाई ये इनको 5 साल के अंदर अच्छा खासा कमाई करवा दें। तो जब तक चुनाव प्रक्रिया में मूलभूत परिवर्तन नहीं होगा, पैसे का जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल कम से कम या बंद करना पड़ेगा। अब तो व्हाट्सएप और फेसबुक और TV ये सब डिजिटल मीडिया है, तो कोई आवश्यकता नहीं है कि गली गली में जा करके इतना पैसा खर्च करने की, शराबें बांट करके, फ्री बस चला करके
और बिजली फ्री, राशन फ्री, पानी फ्री, इस तरह की प्रलोभन दे करके। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा, मैं दिल्ली के शहरी विकास विभाग और बहुत सारे विभागों में रहा हूँ। दिल्ली के अंदर 70 से 80 लाख लोग माइग्रेटेड हैं, बिहार, यूपी और दूसरे राज्यों से, और ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। तो इनको तुरंत इलेक्शन के पहले फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री बस, तो ये बहुत बड़ा अच्छा एक प्रलोभन मिलता है। इट्स ए करप्शन, बेसिकली करप्टिंग द इलेक्टोरेट। आप उनको रिश्वत दे करके उनसे वोट ले रहे हैं, तो ये बहुत ही खराब बात है। और सभी राजनीतिक पार्टियों को जो भी चुनाव प्रक्रिया को देख रहे हैं या जो इसमें अधिकारी हैं, उनको इस पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा संभव नहीं है जनता बेवकूफ़ हो। बेसिकली ये जो माइग्रेटेड लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लोग प्रलोभन में आ जाते हैं, और जो अपर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास है, उनकी बात पीछे रह जाती, क्योंकि यहाँ तो अगर 10,000 वोट ज़्यादा हो गए तो इलेक्शन जीत गए, 500 वोट ज़्यादा हो गए, 200 वोट ज़्यादा हो गए तो इलेक्शन जीत गए। तो इस तरह की स्थिति में जो लोअर मिडिल क्लास या माइग्रेटेड पॉपुलेशन है, जिनको रोज रोटी का अपना सवाल है, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये प्रलोभन की फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री बस, फ्री राशन। तो ये एक तरह का भ्रष्टाचार है जो पार्टियां कर रही हैं, इसको ख़त्म करना होगा और चुनाव प्रक्रिया में मूलभूत परिवर्तन करके पैसे खर्च करने की भूमिका को बिल्कुल खत्म करना होगा, तब जाकर के कुछ चेंज होगा। लेकिन हम एक चीज देखते हैं, 5 साल के लिए मंत्री नेता आते हैं ना, वो उनसे उम्मीद करना बहुत ही मुश्किल। एक और चीज तो देखते हैं हम, हर चुनाव में चुनाव महंगा ही होता चला जाता है। चुनाव आयोग को भी लिमिट बढ़ानी पड़ती है कई बार, हमने ऐसी भी चीजें देखी हैं सक्सेना जी। बढ़ाने से तो और काम खराब हो रहा है। हाँ। डिजिटल मीडिया है, सारा मीडिया है, सब कुछ है। आप इलेक्शन अपनी बात कहिए ना, काम करिए धरातल पे आकर के। आपके किराड़ी में इतना पानी भरा हुआ है, 7 साल से सरकार है, 7 साल बहुत होते हैं कार्य करने के लिए। मैं किराड़ी में गया हुआ हूँ, किराड़ी मेरे क्षेत्र में भी रहा हुआ, और मैंने वहाँ पे काफ़ी काम करवाए हैं, काफ़ी लोगों को सस्पेंड किया, उनको नोटिस दिया। लेकिन ऐसा होता है सरकारी कर्मचारी या अधिकारी का कार्यकाल साल 6 महीने, जो खासतौर से जो ईमानदार या सख्त होते हैं उनको तो 6 महीने से ज़्यादा रखते ही नहीं कहीं। ठीक है, अब उसमें तो कई अधिकारियों के नाम आते हैं। अब एक खेमका का जिक्र करते हैं हरियाणा से, जितने साल की नौकरी नहीं उससे डबल ट्रांसफर का जिक्र होता है, उनका अमूमन नाम आता है। 54 से ज़्यादा, हाँ, उनके ट्रांसफर का जिक्र होता है। ऐसे कई ऑफिसर्स हैं, और एक उसमें फिर सर अफसरशाही पर दबाव या अफसरशाही नहीं सुनती है, करप्शन में क्या, वो एक अलग ही डिबेट का विषय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने जो बातें रखी वो बहुत महत्वपूर्ण थी सर। राम कैलाश जी को दिखाइएगा प्लीज। हाँ राम कैलाश जी, अब मैं एक सवाल आपसे सिर्फ पूछना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि आप इसे बहुत अच्छे से इसका जवाब दीजिएगा। ये जो हमारे विपक्ष के जो पार्टियां होती हैं, विपक्षी पार्टियां, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा अगर उठाती हैं तो क्या इन्हें सच में इसे खत्म करना होता है या फिर सियासी फायदा? क्योंकि इनकी टाइमिंग दरअसल इस विषय को बहुत कमजोर कर देती है कई बार। जीनत जी, मेरा निवेदन ये है, कोई भी जब पार्टी किसी भी सत्ता में होती है, विरोधी पार्टियां, अपोजिशन पार्टियां उनके जितने भी भ्रष्टाचार या दूसरे उनका विरोध करती हैं जी, ये एक राजनीति का एक हिस्सा बन के रह गया है। मैं एक आम नागरिक होने के नाते से सभी राजनीतिक पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि आम आदमी कहां जाए, वो कैसे, किससे काम ले, किससे काम करवाए, कैसे काम हो, वो क्या करे? अगर भ्रष्टाचार सभी पार्टियों में व्याप्त है और सभी पार्टियां में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, और वो सिद्ध भी होते हैं, कई बार नहीं भी होते, तो एक आम नागरिक क्या करे? उसका काम करने का तरीका, उसका जीने का तरीका, उसको अपने आप को सर्वाइवल करने का तरीका, या वो क्या रास्ता चुने और कैसे उसका समाधान करे? ये मैं राजनीतिक पार्टियों से मेरा सवाल है। और इसी तरीके से जो विरोधी पार्टियां हैं वो उनको अपोजिशन में रह करके अपोज करती हैं, उन मुद्दों को उठाती हैं, वो उनका एज ए अपोजिशन जो है उनका अधिकार है, उठाना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन बात आज अपोजिशन में कोई सवाल उठाना या पोजीशन में बात करने का नहीं है, बात ये भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है तो एक आम व्यक्ति कहां जाए, क्या करे, कैसे इसको जीवन को चलाए? चलिए, आपने अपनी बात रखी, आप फाइनल कमेंट दे दीजिए जरा। गिहारा जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा के आपको लगता है कि बाई इलेक्शन भी जीत पाएंगे राजेंद्र नगर का? जल्दी से सर।
देखिए जीना जी, राजेंद्र नगर चुनाव हम जीत रहे हैं, 2 दिन की बात है, आपके सामने आएगा। लेकिन मैं साथ में जोड़ूंगा, जब हमारी बहन ओनिका जी बात कर रही थी, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही थी आम आदमी पार्टी के ऊपर, तो मुझे एक बात याद आ गई कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो छोटे बड़े मियाँ तो करप्ट थे, जो छोटे मियाँ तो महाकरप्ट निकले। 3 बातें और ध्यान में, बस फटाफट अपनी बात रख रहा हूँ। देखिए, एक तो जो आपको ध्यान होगा, जब प्रदूषण को रोकने के लिए जो घोल बनाया गया, 40,000 रुपए का घोल, 2.5 करोड़ रुपए का ट्रांसपोर्टेशन और 18 करोड़ रुपए का विज्ञापन। दूसरी बात, यमुना, जो माँ यमुना तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, लगभग 2,500 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए, वो भी ये सब खा गए। तीसरी बात, जो गरीबों की पेंशन एमसीडी दिया करती थी, जो विधवा को, जो सर जल्दी से बाई इलेक्शन जीत रहे ना आप, ठीक है, अरे बुजुर्गों को पेंशन देती ठीक थी, है, वो उन्होंने सब रोक। सिद्धार्थ जी जल्दी से 10 सेकंड, हाँ ठीक है सर, ठीक है सर प्लीज, सिद्धार्थ जी जल्दी से, हाँ ठीक है सिद्धार्थ जी, खत्म हो गई। जी ने कहा, ठीक है गिहारा जी प्लीज, सिद्धार्थ जी अभी बाकी मेहमान भी, टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं, मुझे कमांड आ रही है वाइंड अप की, प्लीज। हाँ, एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि दिल्ली सरकार ये मानती है कि दिल्ली का हर नागरिक अपने आप में एक संसाधन है, और वो संसाधन को शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका करने के लिए उसको अधिकार है। ठीक है ओनिका जी जल्दी से, सर टाइम नहीं मेरे पास। फ्री नहीं कर रहे, लोगों से टैक्स ले रहे हैं, लोगों को सामान दे रहे हैं। चलिए ठीक है ओनिका जी, टैक्स ले रहे हैं, ठीक है सर, ओनिका प्लीज ओनिका जी। पब्लिक परसेप्शन बदलेगा, बहुत जल्द बदलेगा। ठीक है, मैं माफी चाहती हूँ जिन्हें वक्त कम मिला, ज्यादा मिला, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। लेकिन हाँ, भ्रष्टाचार का मुद्दा अगर राजनीतिक दल उठा रहे हैं तो उनके अपने गुणागणित हैं, जनता तय करेगी वो किसके काम पर मुहर लगाती है।